सीटेड सोशल साइंस। आपतन की अवधारणा को शिक्षण के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? सर्वेक्षण, वैशिष्ट अध्ययन, मानसिक उद्वेलन, प्रदर्शन। आपतन की अवधारणा को शिक्षण के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? प्रदर्शन, प्रदर्शन, प्रदर्शन। आपतन की अवधारणा जो किसी सतह पर प्राप्त सौर विकिरण को संदर्भित करती है, अक्सर दृश्य माध्यम और व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से सबसे अच्छी तरह समझी जाती है। दृश्य सहायक सामग्रियों, मॉडलों या प्रयोगों के माध्यम से आपतन के सिद्धांत को प्रदर्शित करके छात्रों यह देख और समझ सकते हैं कि और विकिरण विभिन्न सतहों के साथ कैसे अंतःक्रिया करता है और कोण और तीव्रता जैसे कारकों को प्रभावित करता है। प्रदर्शन एक व्यवहारिक अनुभव प्रदान करता है, जैसे इस आपतन जैसी अमूर्त अवधारणाओं को समझने की एक प्रभावी विधि बनाता है। इसलिए आपतन की अवधारणा को शिक्षण के लिए सबसे अच्छा विधि प्रदर्शन है। निम्नलिखित निम्न अभिकथन ए तथा कारण आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वह इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र है। इन विधा विशेष के अंतः संबंध है। तो विधा विशेष को सामाजिक विज्ञान को बनानी है तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र सही है। इन विधा की विशेषता को अंतर संबंधित है और दोनों की व्याख्या नहीं करता है। तो ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। सामाजिक विज्ञान अध्ययन का एक व्यापक क्षेत्र है जो मानव व्यवहार, समाज और उनकी अंतःक्रिया का अन्वेषण करता है और उसका विश्लेषण करता है। ये सत्य है, इसलिए भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र वास्तव में कुछ प्रमुख विधा विशेष जो सामाजिक विज्ञान बनाते हैं। वह मानव समाज के विभिन्न पहलुओं और उनके आस पास की दुनिया के साथ उनकी अंतःक्रिया का अन्वेषण करते हैं। सत्य है, इन विषय के बीच निसंदेह एक अंतः संबंध है। उदाहरण के लिए ऐतिहासिक घटनाएं भौगोलिक परिदृश्य को आकार दे सकती है, राजनीतिक निर्णयों को आर्थिक परिणाम हो सकते हैं और आर्थिक प्रणालियां सांस्कृतिक और सामाजिक संरचनाओं को प्रभावित कर सकती हैं। यह आर ए की व्याख्या नहीं करता क्योंकि अभिकथन और कारण के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है।
लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रथागत प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक में एक निश्चित समय अंतराल को पश्चात ही चुनाव क्यों होती है? यह सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए ABC। सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना, यह कथन सही है। नियमित रूप से होने वाले चुनाव लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है, क्योंकि वह जनता को निर्वाचित अधिकारियों और सरकार को जवाबदेह बनाए रखने के लिए एक तंत्र प्रदान करते हैं। यदि सरकार यह विशिष्ट प्रतिनिधि अपने मतदाताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन नहीं करते हैं तो उन्हें अगले चुनाव में कार्यालय से बाहर किया जा सकता है। दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना, यह कथन सही है। निश्चित समय पर चुनाव यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि सभी राजनीतिक दलों को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के समान अवसर मिले। प्रतिस्पर्धा राजनीतिक माहौल बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है, जहां समय के लाभ के कारण कोई भी एक पार्टी ही हावी नहीं हो सकती। राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करना, यह कथन सही है। चुनाव के नियमित घटना समाज के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों पर चल रही राजनीतिक बहस और सार्वजनिक संवाद को प्रोत्साहित करती है। यह सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक चर्चा जनता की बदलती जरूरतों और चिंताओं के प्रति गतिशील और उत्तरदायी बनी रहे। यह एक प्रथागत प्रक्रिया है, यह कथन गलत है। हालांकि कुछ लोकतंत्रों में चुनावों के समय में भूमिका निभा सकती है। निश्चित समय अंतराल का प्राथमिक कारण प्रार्थना नहीं है, बल्कि जवाबदेही, समान भागीदारी और जीवंत राजनीतिक संवाद की आवश्यकता है। नियमित चुनाव लोकतंत्र के कानून और संविधान में निहित हैं, जो महज परंपरा से परे उनके महत्व पर जोर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्रोत के संबंध में सत्य है? वे अधिक मूर्त प्रकृति के होते हैं। वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं। वे वस्तुनिष्ठ होते हैं। इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के बारे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्रोत के संबंध में सत्य है? वह अधिक मूर्त प्रकृति के होते हैं। इनमें प्रत्यक्षदर्शियों के बारे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल होते हैं।
स्रोत उन सामग्री या साक्ष्यों से संदर्भित होते हैं जिनका उपयोग जानकारी एकत्र करने, तर्क का समर्थन करने या निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है। वे अधिक मूर्त प्रकृति के होते हैं। स्रोत मूर्त या वास्तविक हो सकते हैं, जैसे कलाकृतियाँ, दस्तावेज या भौतिक अवशेष आदि। इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल होते हैं। स्रोतों में प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे, व्यक्तिगत पत्र, डायरियाँ और उन व्यक्तियों के अन्य लिखित या शाब्दिक अभिलेख शामिल हो सकते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष ऐतिहासिक घटनाओं का अनुभव किया या देखा है। इस प्रकार ARD स्रोत के बारे में सत्य है। वे वस्तुनिष्ठ होते हैं। रचनाकार के दृष्टिकोण या एजेंडे के आधार पर स्रोत व्यक्तिपरक या पक्षपाती हो सकते हैं। सभी स्रोत स्वाभाविक रूप से वस्तुनिष्ठ नहीं होते हैं। वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं। यह कथन सत्य नहीं है। यहाँ भी ऐतिहासिक स्रोत अतीत को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। स्रोत केवल इतिहास से ही नहीं बल्कि विभिन्न स्रोतों और विषयों से भी संबंधित हो सकते हैं। दिए गए अभिकथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अभिकथन: सपुस्तक परीक्षा रटन अधिगम से हटकर पुस्तकों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होता है। पुस्तक परीक्षा विद्यार्थी को भार कम करती है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। यह पुस्तक परीक्षा रटन आधारित से हटकर पुस्तकों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होता है। यह सत्य है। पुस्तक परीक्षा और प्रकार का आकलन है जहाँ छात्रों को परीक्षा के दौरान पाठ्य पुस्तकों, नोट्स या अन्य संसाधनों जैसे संदर्भ सामग्री से सहायता में मदद मिलती है। अभिकथन A में कहा गया है कि सपुस्तक परीक्षा रटन सीखने से हटकर पुस्तकों को साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। यह सत्य है क्योंकि सपुस्तक परीक्षाओं में आमतौर पर छात्रों को तथ्यों को याद करने के बजाय आलोचनात्मक चिंतन, प्रयोग करने, जानकारी का विश्लेषण करने और समस्याओं को हल करने की आवश्यकता होती है। कारण R से पता चलता है कि सपुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। सपुस्तक परीक्षा से छात्रों का बोझ कम होना जरूरी नहीं है। वास्तव में उन्हें अक्सर बिना पुस्तक वाली परीक्षाओं की तुलना में अधिक तैयारी की आवश्यकता होती है। छात्रों को अपने संसाधनों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए मजबूत सूचना साक्षरता कौशल विकसित करने की आवश्यकता है। और इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थितियों में उन्हें प्रयोग करने के लिए अवधारणाओं को अभी भी अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरिए। एक दृश्य डैश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। एक तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र, कूटतंत्र। रिक्त स्थान को सही स्थापित
सही विकल्प को चुनिए। भरिए। एक दृश्य डैश का विकास करने के लिए सतर्क और सहज जनता आवश्यक है। लोकतंत्र प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए अपने नागरिकों को सक्रिय भागीदारी, सतर्कता और जागरूकता पर निर्भर करता है। यह सरकार की एक प्रणाली है जहां सत्ता लोगों के निहित होती है, जो सीधे या स्वतंत्र रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। एक सतर्क और जागरूक जनता यह सुनिश्चित करती है कि निर्वाचित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाए। कानून लोगों की इच्छा को प्रतिबिंबित करे और अन्याय या भ्रष्टाचार को तुरंत संबोधित किया जाए। एक तंत्र निरंकुशता। यह सरकार की एक प्रणाली है जहां सारी शक्ति एक ही व्यक्ति के साथ में केंद्रित होती है, जैसे तानाशाह या पूर्ण शक्ति बल। तानाशाह सार्वजनिक सतर्कता और भागीदारी को आमतौर पर निरंकुश शासन में दबा दिया जाता है या भारी रूप से नियंत्रित किया जाता है, जिससे यह सतर्क जनता के सिद्धांत के विपरीत हो जाता है। राजतंत्र राजशाही। जबकि आधुनिक संवैधानिक राजतंत्र सार्वजनिक भागीदारी की अनुमति देते हैं और लोकतांत्रिक संसाधनों के साथ सह-अस्तित्व में रह सकते हैं। राजशाही शब्द पारंपरिक रूप से सरकार के एक रूप को संदर्भित करता है जहां एक राजा रानी सम्राट के पास महत्वपूर्ण या पूर्ण शक्ति होती है। लोकतंत्र की तुलना में राजतंत्र की अवधारणा में सतर्क जनता की भूमिका कम केंद्रित है। गुटतंत्र कुलीन तंत्र। यह सरकार का एक ऐसा रूप है जहां सत्ता प्रभावी रूप से कम संख्या में लोगों के पास रहती है। इन व्यक्तियों को रॉयल्टी, धन, पारिवारिक संबंधों, शिक्षा, कॉर्पोरेट या सैन्य नियंत्रण से अलग किया जा सकता है। लोकतंत्र के विपरीत कुलीन तंत्र सार्वजनिक भागीदारी और सतर्कता पर कम निर्भर होते हैं, क्योंकि सत्ता का उद्देश्य सामान्य आबादी के बीच वितरित करना नहीं होता है। राजशासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्न ए तथा बी का विचार कीजिए। प्रस्तावकर्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है? उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं? सही विकल्प का चयन कीजिए। राजशासन की कार्यप्रणाली से निम्नलिखित आकलन प्रश्न ए तथा बी पर विचार कीजिए। प्रस्तावकर्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग होता है? उन निर्वाचित प्रतिनिधियों से
प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते हैं तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। संकल्पात्मक ज्ञान का परीक्षण करता है जबकि बी तथ्यात्मक ज्ञान का परीक्षण करता है। प्रश्न करता हूँ और विधानसभा बहस आयोजित करने के कारणों पर प्रकाश डालता है। उसके लक्ष्य और दृष्टिकोण में मूलभूत अंतरों को उजागर करता है। इसके लिए सूचना प्रसार, सार्वजनिक सहभागिता और विधियों निर्णय लेने के अंतर्निहित अवधारणाओं को समझना आवश्यक है। प्रश्न ए विशेष राजनीतिक भूमिका से संबंधित एक विशिष्ट शब्द के लिए पूछा है जबकि यह जनता की यह शब्द स्वयं तथ्यात्मक है। विभिन्न संभावनाओं के बीच इसकी सटीक पहचान करने के लिए सरकार, विधायी निकायों और पार्टी की गतिशीलता के समग्र ढांचे को समझ की आवश्यकता होती है। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसको उद्देश्य समझने में सहायता करेंगे। पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है? क्या यह किसी मानव पाठ या पाठकों को संयोजन के लिए गया है? पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है? अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है? राजनीतिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसके उद्देश्य को समझने में सहायता करते हैं। पाठ्यक्रम के किन कौशल पर बल दिया जाता है? किस कौशल पर बल दिया जाता है? अधिगमकर्ता की सामाजिक विज्ञान को प्रत्येक कौशल के किस स्तर पर सक्षमता अपेक्षित है? AD पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है? यह प्रश्न उस कौशलों पर ध्यान केंद्रित करने पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को संबोधित करता है जिसका लक्ष्य छात्रों के विकास करना है। अधिगमकर्ताओं से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है? यह प्रश्न पाठ्यक्रम के उद्देश्यों से भी संबंधित है, विशेष रूप से अपेक्षित योग्यता या प्रवीणता स्तरों के संबंध में जो अधिगमकर्ताओं से विभिन्न सामाजिक विज्ञान कौशल हासिल करने की उम्मीद की जाती है। जबकि बी पाठ्यक्रम के स्रोत से संबंधित है और सी पाठ्यक्रम की रूपरेखा के विपरीत से स्तर के बारे में है। वे सीधे सामाजिक विज्ञान शिक्षा के उद्देश्य को समझने से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किस विषय को शिक्षण के लिए विर्च चार्ट अति उपयुक्त रहेगा? आयु, लिंग, जाति जैसे आदि जनसंख्याओं को चर का वितरण करने के लिए शासन के शासनकाल का सारांश प्रदान करने के लिए किसी विशेष युग में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्ध, क्रांति या सामाजिक गतिविधियों को पदानुक्रम के चित्रित करने के लिए है। आधुनिक इतिहास की
इतिहास के शिक्षण के लिए। निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए विवरण चार्ट अति उपयुक्त है? किसी विशेष युग में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्ध, क्रांति या सामाजिक गतिविधियों के पदानुक्रम को चित्रित करने के लिए एक टी चार्ट, जिसमें पदानुक्रमित या संगठनात्मक चार्ट के रूप में भी जाना जाता है, किसी विशेष युग में ऐतिहासिक घटनाओं के पदानुक्रम को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त है। यह विभिन्न घटनाओं के बीच संबंध और संयोजनों की कल्पना करने में मदद करता है, जो ऐतिहासिक संदर्भ में कालानुक्रमिक क्रम या कारण और प्रभाव संबंधों का स्पष्ट और संगठित प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। यह प्रारूप जटिल ऐतिहासिक जानकारी को संरचित और आसानी से समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इस प्रकार किसी विशेष युग में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्ध, क्रांति या सामाजिक गतिविधियों को पदानुक्रम को चित्रित करने के लिए एक ट्री चार्ट सबसे उपयुक्त होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है। यह बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। यह विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास के साथ शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? यह विद्यार्थियों के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। सतत व्यापक मूल्यांकन CCE एक शैक्षिक मूल्यांकन प्रणाली है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रगति और विकास का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। यह कथन गलत है। सतत व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य अंक केंद्रित दृष्टिकोण से दूर जाना है। केवल संख्यात्मक प्रांतों पर निर्भर रहने के बजाय CCE अधिक सर्वांगीण आकलन पर बल देता है, जो विद्यार्थी के प्रदर्शन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है, जिसमें शैक्षिक और सह-शैक्षिक दोनों क्षेत्र शामिल हैं। यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है। यह कथन सही है। CCE की प्राथमिक विशेषताओं में से एक शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के भीतर आकलन का एकीकरण है। निर्देश के दौरान रचनात्मक आकलन किया जाता है, जिससे विद्यार्थी और शिक्षकों दोनों के निरंतर प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है। यह बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। यह कथन सही है। CCE को न केवल शैक्षणिक उपलब्धियों, शैक्षणिक पहलुओं, बल्कि एक विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का आकलन करने के लिए तैयार किया गया है। इसमें एक सर्वांगीण मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए जीवन कौशल, अभिव्यक्ति मूल्यांकन और पाठ्यक्रम गतिविधि से भागीदारी जैसे सह-शैक्षणिक पहलू शामिल हैं। इसमें विद्यार्थियों के शैक्षिक और
फलों का मूल्यांकन शामिल है। यह कथन सही है। सही शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पहलुओं का आकलन करके एक व्यापक दृष्टिकोण शामिल होता है।